बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली ताहिर आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब चैनल अली ताहिर रिसर्च से। तबीयत की नासाजी की वजह से मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा सकता, लेकिन एक टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोगों से इसमें मिस्टेक होती है। तो सोचा कि चलें करंट अफेयर के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश को भी टच करता रहूँगा और इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। प्रेपोजिशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ है, लेकिन इसकी जो डिफिनेशन जो लोग बताते हैं अक्सर गलत होती है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करें प्रेपोजिशन के बारे में तो जो डिफिनेशन बताई जाती हैं वो गलत है। अब हम जब किसी चीज़ को गलत कहते हैं तो सबसे पहले तो हमने ये साबित करना होता है कि ये चीज़ गलत क्यों है। नेक्स्ट, हम जब किस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं तो बमा कंसेप्ट हमें चाहिए कि हम उसे आगे लेकर जाएं। बहरहाल ये चीज़ें गलत क्यों है। अब देखें, एक डिफिनेशन मेरे पास है और ये मैंने यूट्यूब से ही निकाली है कि रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन ग्रुप और वर्ब ग्रुप हैं क्या। अगर आप प्रीपोजिशन की डिफिनेशन को सही तरीके से समझ गए तो आपको सारे के सारे प्रीपोजिशन खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। हम डायरेक्टली इन, ऑन, टू, ऑन टू, इनटू, इन चीज़ों को डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकते हैं जब तक हम प्रीपोजिशन की बुनियादी जो है ना बेस इसकी ना समझे। जब तक हम इसकी बुनियाद तक ना पहुंचे हम तब तक प्रीपोजिशन को समझ नहीं सकते हैं। एनी हाउ, ये डिफिनेशन जो मैंने निकाली है, मैं इस डिफिनेशन को सरासर गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक फंक्शन हो सकता है लेकिन मुकम्मल डिफिनेशन नहीं हो सकती। फंक्शन हम कह सकते हैं बल्कि से। अच्छा, अब वो कहता है कि रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप। नाउन ग्रुप में कौन सी चीज़ें होती हैं? उसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और इसके साथ साथ जो है हमारे पास एडजेक्टिव होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि लफ्ज़ है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है। ये हमारे पास नाउन ग्रुप है, इसे नाउन ग्रुप कहते हैं। मेरा एक लेक्चर है सेंटेंस, क्लास और फ्रेज वाला, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसमें देख लें। आप उसमें एक और चीज़ भी आपको क्लियर होगी, फ्रेज, और आगे हम फ्रेज को भी इसके साथ डिस्कस करेंगे तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। और वर्ब ग्रुप में कौन चीज़ें होती हैं? एक होता है वर्ब और एक होता है हमारे पास एडवर्ब। ये हमारे पास वर्ब ग्रुप कहलाता है। तो वो कहता है कि रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप। यानी नाउन ग्रुप और वर्ब ग्रुप के मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं, उनको आपस में जोड़ता मिलाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये डिफिनेशन किताबी है, इसे बुकिश डिफिनेशन कहते हैं। ये एक बुकिश डिफिनेशन है, मैं इसे गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये डिफिनेशन एक फंक्शन हो सकती है, यानी एक हिस्सा हो सकती है मुख्तलिफ डिफिनेशंस का, लेकिन ऑथेंटिक एक डिफिनेशन नहीं हो सकती। हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल हमारे पास डिफिनेशन है। अच्छा, दूसरा उसकी इसी के साथ है टू क्रिएट डिफरेंट मीनिंग्स एंड सेंस, जो कि तख्लीक करती है, बनाती है डिफरेंट मीनिंग, मुख्तलिफ मीनिंग्स बनाती है और सेंस क्रिएट करती है। तो ये एक फंक्शन हो सकता है लेकिन ये वो चीज़ नहीं हो सकती। एक और डिफिनेशन भी मैं आपके सामने रखता हूँ जो कि किताबी है, या अक्सर टीचर हजरात जो हैं वो यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो आपको बाकी जगहों पर भी नज़र आ जाएंगी, या टीचर्स की मुंह से भी आपने कभी सुनी होगी। इसको भी मैं गलत नहीं कह रहा, ये भी एक फंक्शन हो सकता है लेकिन ये एक डिफिनेशन नहीं हो सकती। जैसे कि प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब है बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस या पोजीशन, यानी पोजीशन से पहले। जैसे कि वो मिसाल फिर क्या देते हैं? मिसाल वो देते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल। अब वो मिसाल ये देते हैं कि स्कूल मेरे पास पोजीशन है और टू जो है मेरे पास क्या है? मेरे पास टू जो है ये एक प्रीपोजिशन है। तो स्कूल यानी जो पोजीशन है उससे पहले जो इस्तेमाल होगा वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो ये भी देखिए, यहां तक बात ठीक है, ये भी एक हमारे पास फंक्शन हो सकता है, डिफिनेशन का एक फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर डिफिनेशन नहीं हो सकती। लिहाजा ये इस चीज़ पर भी हम मुकम्मल सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। अब डिफिनेशन इसकी है क्या? असल में मैं इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर लें कि ये बुकिश डिफिनेशन हैं, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये डिफिनेशन का फंक्शन हो सकता है, डिफिनेशन का एक हिस्सा हो सकता है, ये बजाते खुद एक डिफिनेशन नहीं हो सकती है। इस तरह प्री पोजीशन यानी पोजीशन से पहले, ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन ये भी एक फंक्शन हो सकता है, डिफिनेशन ऑथेंटिक नहीं हो सकती। अब ऑथेंटिक जो डिफिनेशन है उस पर आते हैं कि वो है क्या। ये चीज़ें आपके सामने रखने से मुराद ये थी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डिफिनेशन है जिस पर हम लोग आगे जाकर चल रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे पास ऑथेंटिक नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट चीज़ क्या है कि प्रीपोजिशन जो होता है, सबसे पहले आप इसका यूज सीखें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आपको प्रीपोजिशन का पता चलेगा कि ये है क्या, तब जाकर आप प्रीपोजिशन के बारे में जान सकेंगे और आप इनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। NTS होगा, CSS होगा, PMS के एग्जाम होगा, इस तरह जिस चीज़ का भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे PhD में जाते हैं, SS के लिए जाते हैं, तो आपको प्रीपोजिशन का सामना करना पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंग्लिश का बैकबोन कंसिडर होता है। एनी हाउ, यूज एज एडवर्ब पार्टिकल, यूज एज एडवर्ब पार्टिकल।
इसके अलावा ये सेकंड ईयर में हो गया या किसी भी BS लेवल पर हो गया, क्योंकि इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर भी प्रीपोजिशन का सामना आपके साथ होता है। 5 नंबर का वहाँ आता है, तो हर जगह पर जो है ये मौजूद होता है। तो पहली डिफिनेशन ये है, उसकी जो ऑथेंटिक डिफिनेशन है, जिसे कहते हैं फंक्शनल डिफिनेशन। फंक्शनल किसे कहते हैं? फंक्शन कहते हैं कि जब आप खुद एक चीज़ को अमल में लेकर आएँ, ठीक है, आप उसकी बुनियाद बनाएं, फाउंडेशन आप उसकी बनाएं। ये हमारे पास जो फंक्शनल डिफिनेशन है वो क्या है? फंक्शनल डिफिनेशन हमारे पास है इसकी कि यूज एज एडवर्ब पार्टिकल, प्रीपोजिशन यानी दे आर यूज एज अ एडवर्ब पार्टिकल, यूज एज अ एडवर्ब पार्टिकल। दूसरी हमारे पास की जो डिफिनेशन है यूज एज एडवर्ब, यूज एज एडवर्ब। तो पहली डिफिनेशन हमारे पास जो है, जो फंक्शनल डिफिनेशन, जो खुद की बनाई हुई डिफिनेशन है, वो क्या है कि यूज एज एडवर्ब पार्टिकल, और दूसरी क्या है? यूज एज एडवर्ब। अब हम इन चीज़ों को प्रूव भी करेंगे। मैं छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ कि सबसे पहले जो आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा वो एडवर्ब पार्टिकल के मुतालिक आया होगा कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवर्ब पार्टिकल के बारे में बता दूं, और फिर मैं एडवर्ब पार्टिकल के जितनी भी पार्ट हैं, जिसमें पोजीशन भी आती है, जिसमें फिर टाइम भी आता है, जिसमें फिर डायरेक्शन भी आती है, वो तीनों की तीनों चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। फिर आपको एडवर्ब पार्टिकल की मुकम्मल क्लियरेंस हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एडवर्ब पार्टिकल है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ही इज going to school by bus today. He is going to school by bus today. अब इस जुमले को जरा सा देखें, he is going to school by bus today। यहाँ पर आप देखें, हम इसकी जरा सा इसे अलग अलग कर लेते हैं, पार्सिंग जिसे कहते हैं वो कर लेते हैं कि टू स्कूल, ये हमारे पास है बाय बस, ठीक है, ये हमारे पास है टुडे। अब देखें कि टू स्कूल हमारे पास ये वेयर का आंसर है, बाय बस हमारे पास हाउ का आंसर है, और टुडे हमारे पास विन का आंसर है। आप जरा से इस पर गौर करें। और मेरा वही लेक्चर जो कि फ्रेज वाला है, क्लास, फ्रेज और सेंटेंस, इसके मुतालिक एक लेक्चर है, आप उसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, जिसमें मैंने अबाउट फ्रेज कहा है। फ्रेज है क्या? विच एक्ट्स एज अ वन फंक्शन ऑफ ए सेंटेंस, जो कि एक फंक्शन की तरह, यानी देखिए यहाँ पर टू प्लस स्कूल ने मिलकर एक फंक्शन बनाया, एक लफ्ज बनाया टू स्कूल। इस तरह बाय प्लस बस यानी एक नाउन ने प्रीपोजिशन के साथ मिलकर एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पर टुडे अलग सा है, ठीक है, ये एक अलग एक लफ्ज है। तो यहाँ पर जब टू प्लस स्कूल आ गया, यानी टू के साथ जब स्कूल आ गया, तो स्कूल मेरे पास क्या है? नाउन, और टू मेरे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इन्होंने यहाँ पर मेरे पास वेयर का आंसर है, हाउ का आंसर है, व्हेन का आंसर है, और वाई का आंसर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब। इस वजह से ये हमारे पास कौन सी फ्रेज बन गई है? एडवर्ब फ्रेज। ये हमारे पास फ्रेज बन गई एडवर्ब फ्रेज। ये भी हमारे पास कौन सी फ्रेज बनी है? एडवर्ब फ्रेज। मैं दोबारा से बता दूं कि ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज क्यों बनी है, ये इस वजह से हमारे पास, और ये हमारे पास व्हेन का आंसर है, तो ये भी हमारे पास एडवर्ब है, लेकिन ये फ्रेज में नहीं है क्योंकि ये एक ही लफ्ज है, ठीक है। तो अभी हमारे पास वेयर का आंसर है, ये हमारे पास हाउ का आंसर है। फ्रेज देखें, आप फ्रेज को समझने के लिए उस लेक्चर को मस्ट देखें, फिर आपको समझ आएगी कि फ्रेज जो होता है वो व्हेन का, वेयर का, हाउ का, वाई का, इनका आंसर होता है, ठीक है। इनका आंसर जो होता है वो हमारे पास जो है ना फ्रेज कहलाता है। ये हमारे पास फ्रेज बन गए। अब इसमें यानी देखें, टू ने नाउन के साथ मिलकर, यानी प्रीपोजिशन ने नाउन के साथ मिलकर एक फ्रेज बनाई, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। यहाँ पर भी एक प्रीपोजिशन ने नाउन के साथ मिलकर एक फ्रेज बनाई, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो जब टू जो है किसी भी नाउन के साथ मिलकर, यानी दो लफ्ज जब एक तरह का फंक्शन करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? फ्रेज कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो टू ने स्कूल के साथ मिलकर एक फ्रेज बनाई है, फ्रेज हम इसे एडवर्ब क्यों कह रहे हैं दोबारा से बता दूं, क्योंकि ये वेयर का आंसर है। यहाँ पर हम इसे हाउ का आंसर है, इस वजह से हम इसे एडवर्ब फ्रेज कह रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई स्कूल वाला या नाउन के साथ प्रीपोजिशन मिलकर जरूरी नहीं है कि ये चीज बनाए। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कल को अगर आप एक चीज लिखी हुई हो कि बाय और प्लस उसके साथ बस लिखा हो या कुछ भी लिखा और आप कहो कि जी एडवर्ब है, एडवर्ब तब होगा जब वो वेयर का आंसर होगा। यहाँ पर देखें वेयर का आंसर, ही इज गोइंग टू वेयर, टू स्कूल। हाउ? बाय बस, किस तरह जाता है? बस के जरिए जाता है। व्हेन कब जाता है? टुडे, आज जाता है, आज जा रहा है। इस वजह से ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। अब इसमें जो प्रीपोजिशन है ना, ये टू और इसमें बाय, ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब पार्टिकल है, एडवर्ब के पार्टिकल्स हैं, एडवर्ब के हिस्से हैं, ठीक है। तो हम इन्हें कहते हैं एडवर्ब पार्टिकल। क्या कहते हैं जी? एडवर्ब पार्टिकल। तो ये एडवर्ब पार्टिकल की डिफिनेशन है, जो कि आप लोगों को ऊपर यहाँ पर कंफ्यूजन थी, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर दिया इस एक जुमले से
और मैं दोबारा से आपसे यही बात रिपीट करूंगा कि आप सेंटेंस, क्लास और फ्रेज वाला जो जुमला है वो देखें। अब हम प्रॉपर आते हैं, डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर तरीके से किस चीज़ को यूज एज एडवर्ब पार्टिकल। तो सबसे पहले हम देखें, अब वो चीज़ लेंगे, हम सबसे पहले लेते हैं, यानी हम यहाँ पर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं पोजीशन को। अच्छा जी, अब ये पोजीशन में हमारे पास होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं, अब ये हम सिर्फ यूज एज एडवर्ब पार्टिकल हम प्रीपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यूज एज एडवर्ब पार्टिकल यानी पोजीशन है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर एक मिसाल लिखते हैं कि द वाज इज द टेबल। आप जरा से इस जुमले पर गौर करें, द वाज इज द टेबल। आपको इसकी जो मीनिंग है वो आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन जो हमने पुट करना है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं ऐसी जर्नली आपके सामने एक ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल हो गई। अब ये जो टेबल है और ये हमारे पास एक वाज हो गया और ये हमारे पास भी एक वाज हो गया। अब वो हमें कह रहा है कि द वाज इज डैश द टेबल। अब ये देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं कि द वाज जो है वो इज ऑन द टेबल, तो वाज यहां पर है। अगर मैं लिखता हूं कि द वाज इज अंडर द टेबल, तो वाज क्या है, वो टेबल के नीचे है। ठीक है जी। प्रीपोजिशन हमारे पास बुनियादी तौर पर एम्प्टी वर्ड्स होते हैं और जो एम्प्टी वर्ड्स होते हैं उनके अपने अलहदा कोई मीनिंग नहीं होते, ये जहन में रख लें। प्रीपोजिशन को हम कहते हैं एम्प्टी वर्ड्स, इनको हम कहते हैं एम्प्टी वर्ड्स। और एम्प्टी वर्ड्स जो हैं वो अकेले अपनी मीनिंग नहीं देते। वो लोग जो कि कहते हैं कि टू का मायने को है, ऑन का मायने ऊपर है, अंडर का मायने नीचे है, अप का मायने अबव है, ठीक है, तो ये सारा का सारा गलत कहते हैं। इस बुनियाद पर गलत कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे तो कम ऑन, कम ऑन, अगर आप ये जुमला लिखेंगे तो फिर ऑन की जो मीनिंग है वो ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे। अगर कोई इस तरह आपसे कोई और बात इस तरह इन लिहाज में करे, और अगर अंडर का मीनिंग नीचे है तो बीनीथ का मतलब क्या है, बिलो का मतलब क्या है, ठीक है। अगर ऑन का मीनिंग ऊपर है तो अप का मीनिंग फिर क्या है और अबव का मीनिंग फिर क्या है। तो इस तरह बहुत सारी कंफ्यूजन है। इस वजह से हम इन्हें एम्प्टी वर्ड्स कहते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि प्रीपोजिशन में कि फलां प्रीपोजिशन ने फलां काम किया है या फलां जगह पर पेस टू का मतलब ये है, का की के है या ये है वो है, ये हमारे पास जनरली डायरेक्शंस वगैरह के लिए शो हो सकते हैं। देखिए जहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक नाउन को, ये देखें वाज हमारे पास क्या है, नाउन है, और टेबल हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास नाउन है। अब यहाँ पर एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम किसने किया है, प्रीपोजिशन ने। एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ने का काम किसने किया है, प्रीपोजिशन ने। ये हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया, इसे हम कहते हैं पोजीशन, यानी ये हमें बता रहा है कि वाज किस पोजीशन में है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट फिर इससे भी अलग है। कॉन्सेप्ट अगर हम इसका लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट इसका ये बनता है रिलेशन बिटवीन अननोन विद अ नाउन, रिलेशन बिटवीन अननोन विद अ नाउन, ठीक है। एक अननोन चीज की रिलेशनशिप जो है वो नाउनेबल चीज के साथ रिलेशन बनाई जाती है। किस तरह, यानी फॉर एग्जांपल वाज जो है वे मेरे पास अननोन है, यानी इस तरह तो मैं जानता हूं कि ये वाज है लेकिन अननोन है, हमें इसकी पोजीशन का नहीं पता। रिलेशन बिटवीन अननोन पोजीशन, ये भी कह सकते हैं अननोन पोजीशन विद अननोन पोजीशन, ठीक है। तो हमें, या नाउन प्लेस भी इसे कह सकते हैं। तो अब हमें ये तो पता है कि हमारे पास वाज है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वेयर इज दिस, ये है कहां पर हमारे पास। तो हमने इसे है कहां पर से मुराद ये है कि ये हमारे पास टेबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये पेन कहां पर है, आप मुझे कहेंगे कि जी पेन टेबल पर है। तो एक अननोन चीज की, यानी ये अननोन चीज थी, इसकी पोजीशन का हमें नहीं पता था, आपने मुझे पोजीशन बताई कि जो अननोन चीज है ये यहाँ पर नाउनेबल चीज है। तो टेबल मेरे पास नाउन है, इस वजह से नाउनेबल है। इस वजह से मैं जानता हूं कि आपने टेबल कहा तो मैं टेबल की तरफ झुका और मैंने ये पेन उठाया। मैं डस्टर की मिसाल ले लेता हूं कि मैं कहता हूं कि डस्टर मेरे पास कहां है, तो ये नहीं कि मैं डस्टर को नहीं जानता, डस्टर को मैं जानता हूं, ये भी मेरे पास नाउनेबल है। जरा नाउनेबल और अननाउनेबल चीजों में जरा सा डिफरेंशिएट करें। अक्सर लोग अननाउनेबल चीजों से कहते हैं कि जिसे हम नहीं जानते।
अननोनेबल चीज़ का मकसद ये नहीं होता कि हम उस चीज़ को नहीं जानते, और नोनेबल का मतलब ये नहीं होता कि हम उस चीज़ को जानते हैं। ये पेन है, मैं इसको भी जानता हूँ, ये टेबल है, मैं इसको भी जानता हूँ, दोनों मेरे पास नोनेबल हो गई। लेकिन मैं जो ग्रामेटिकली कह रहा हूँ कि मुझे ये तो पता है कि वाज है क्या, ठीक है, तभी मैंने इसका थोड़ा बहुत रफ डायग्राम भी बना लिया। मुझे ये भी पता है कि टेबल है क्या, तभी मैंने इसका भी थोड़ा बहुत रफ डायग्राम बना लिया। लेकिन मुझे वाज की पोजीशन का नहीं पता कि वाज किस पोजीशन में कहाँ पर है। तो ये चीज़ आपने मुझे बताई है। तो कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि रिलेशन बिटवीन अननोन विद अ नोन, एंड इट मेक्स अ रिलेशन बिटवीन अननोन विद अ नोन। एक अननोन चीज़ को जिसका आपका नहीं पता होता, उसका रिलेशन ये आपको बताता है कि यहाँ पर मौजूद है। तो इसने हमें बताया कि वाज जो है वो कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ, आसान सी मिसाल, शायद आपको इससे समझ आ जाए। कि मिसाल के तौर पर मुझे कोई कॉन्टैक्ट करता है कि वे आर यू, मैं से कहता हूँ आई एम इन रावलपिंडी, ठीक है। रावलपिंडी जो है वो लाजिम बात है यहाँ से आएगा, डायरेक्ट पिंडी में आएगा। अब पिंडी पहुंचकर वो मुझे अगेन कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद कहेगा कि मैं पिंडी पहुंच आया हूँ, अब आप कहाँ पर हैं। तो फिर मैं उसे क्या कहूँगा, फिर मैं उसे यही कहूँगा कि मैं या पिंडी तो पहुंच आए हैं, लेकिन मैं पिंडी में लाल कुर्ती में हूँ, ठीक है। अब वो उसके बाद लाल कुर्ती पहुंचेगा। जब वो लाल कुर्ती पहुंचेगा, अगेन उसे पोजीशन पूछने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए सारी पोजीशन उसके लिए नॉनेबल हैं, पिंडी भी उसने देखा हुआ है, लाल कुर्ती भी देखा, वहां तक पहुंच तो गया, लेकिन जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना, उस तक वो नहीं पहुंचा जब तक उसे मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा नहीं। तो सो दैट इज दिस इज द मीनिंग व्हाट आई एम सेइंग। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास पहली जो चीज़ होती है वो पोजीशन होती है। वो जो प्री पोजीशन वाला लफ्ज़ था, मैंने कहा था कि वो डिफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन वो एक फंक्शन हो सकती है, वो एक डिफिनेशन नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास एक पहली चीज़ आ गई कि पोजीशन, ठीक है। एक दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड कर लेते हैं इस साइड पे, या मैं इसको हटा देता हूँ ताकि सही तरीके से। अब हम अभी तक यूज एज एडवर्ब पार्टिकल ही डिस्कस कर रहे हैं। यूज एज एडवर्ब मैं फिर बाद में डिस्कस कर लूंगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है प्रीपोजिशन के बारे में, और इंशाल्लाह प्रीपोजिशन के बारे में तमाम के तमाम लेक्चर में अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, और आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। इसे लेक्चर नंबर 1 का मैं नाम दे देता हूँ, और इसी पोजीशन से मैं इसे प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा। अगर आप इसको देखते जाएं तो आपको प्रीपोजिशन मुकम्मल आपका कवर हो जाएगा। एनी हाउ, अब आते हैं जो डायरेक्शन पर। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। पहली चीज तो हमारे पास पोजीशन आ गई ना, अब हम डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेयर्स हैं। अब मैं यहां पर लिखता हूं कि ही इज गोइंग द स्टेयर्स, ही इज गोइंग द स्टेयर्स। अब इसका क्या मतलब है, तब तक इसका मतलब वाज़ेह नहीं होगा जब तक हम इनको प्रीपोजिशन को इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने जैसे एम्प्टी वर्ड कहा तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पर एतराज़ भी करते हैं कि नहीं, प्रीपोजिशन का अलग से एक मीनिंग होता है। बिल्कुल भी नहीं होता। प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, इंटरजेक्शन का तब ये मीनिंग अपना जाहिर करेंगे जब ये एक जगह पर प्रॉपर इस्तेमाल होंगे। हाँ, इंटरजेक्शन को जरा सा साइड पे रख ले, कंजक्शन को अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपना मीनिंग देगा, ठीक है। प्रीपोजिशन को आप जब इस्तेमाल करेंगे तब ये अपना मीनिंग देगा, ये अकेला मीनिंग नहीं दे सकता है। इसे एम्प्टी वर्ड हम कहते हैं। आप कोई भी फंक्शनल इंग्लिश आप उठा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप नॉन नेटिव स्पीकर को बजाय आप नेटिव स्पीकर को फॉलो करें। एनी हाउ, ही इज गोइंग देयर इज द स्टेयर। अब मैं यहां पर लिखता हूं अप द स्टेयर। डायरेक्शन मेरी कौन सी है, अप द स्टेयर वाली है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं। मैं और मिसाल भी सामने रख लेता हूं कि मैं कहता हूं कि ही इज कमिंग स्कूल, तो क्या मीनिंग हुआ, ही इज कमिंग स्कूल का मतलब तो गलत है। ही इज कमिंग टू स्कूल, डायरेक्शन मैंने कौन सी, ही इज कमिंग टू स्कूल। अब मैं टू की जगह अगर लगा देता हूं कि फ्रॉम, तो मैं क्या कहूंगा, ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। तो अब इसका मतलब है कि वो स्कूल से आ रहा है। ही इज कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, वो स्कूल से आ रहा है। तो ये डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है, किसकी वजह से, प्रीपोजिशन की वजह से चेंज होती है। ही इज गोइंग अप द स्टेयर, बिलो द स्टेयर, अंडर द स्टेयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको चेंज कर दें। आप देखें जुमले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपके टेंस पर फर्क पड़ता है, ना एक्शन पर फर्क पड़ता है, ना उसके बाद एसेंशियल्स पर फर्क पड़ता है। सिर्फ प्रीपोजिशन जो होता है यहाँ पर डायरेक्शन आपको बताता जाता है, और कहाँ कौन सी डायरेक्शन पर आप जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन से आप आ रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी मैं आपको और मिसाल दूं कि आप गूगल ने देखें, गूगल में एक चीज़ है कि हम बाज़ औक़ात किसी को कहते हैं लोकेशन भेज दें, उसमें एक ऑप्शन होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन होता है वो आपको बताता जाता है कि यूं जाएं, यूं जाएं, यूं जाएं, यूं जाएं, आपको बताता रहता है। वो डायरेक्शन अगर आपके पास ना हो तो आपको क्या पता कि आपने कहाँ मुड़ना है। मिसाल, एक बंदा मुझसे मिलने आता है लाल कुर्ती मेन चौक के चकरारा स्कीम 3 से आ रहा है एक बंदा। अब मैं वहाँ पर मेन चौक पर खड़ा हूँ, मैं मेन चौक पर खड़ा हूँ, और वहाँ से एक बंदा आता है कि जी मैं चौक पे खड़ा हूँ, मैं अब किस तरफ हूँ। मैं से कहता हूँ जी आप राउंड अबाउट 1 किलोमीटर आ पाएँ।
अबाउट 1 किलोमीटर आप मजीद वॉक करें। वो कहेगा भाई वॉक तो मैं कर लूंगा, 1 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर वॉक कर लूंगा, लेकिन मैं कौन सी डायरेक्शन जाऊँ, मैं लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ, तो वो मैंने से बतानी है कि आपने कहाँ जाना है, तो वो डायरेक्शन मेरी यहाँ पर जाहिर होगी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये हमें कहता है कि रिलेशन बिटवीन, कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है इसका? कॉन्सेप्ट हमें कहता है रिलेशन बिटवीन, किसमें? एक्शन एंड पोजीशन, एक्शन एंड पोजीशन, ये हमें कॉन्सेप्ट बता रहा है। कॉन्सेप्ट हमें अच्छा, अब इसमें हमारे पास चीज वाज़ेह हो गई कि रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड पोजीशन, यानी एक्शन और पोजीशन के दरमियान क्या है? रिलेशन बना है। ये एक्शन है हमारे पास और ये हमारे पास पोजीशन है। तो ये एक्शन जो गोइंग है इसने हमारे पास रिलेशन बना, यानी एक वर्ब ने पोजीशन के साथ रिलेशनशिप बनाया है। अब ये हमारे पास जो अप है ना, अप, तो ये गोइंग अप द स्टेयर, ये हमारे पास एक ही फंक्शन है। ये लफ्ज हमारे पास 3 है लेकिन फंक्शन एक है, अप द स्टेयर, ठीक है, अप द स्टेयर। ये हमारे पास अप द स्टेयर एक ही फंक्शन है। इसमें जो अप है हमारे पास क्या? एडवर्ब पार्टिकल है। ये क्या है हमारे पास? एडवर्ब पार्टिकल। अच्छा, अप द, अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि ये अप द स्टेयर इसके साथ है? सवाल इंसान है, जहन में आ सकता है। आप देखें कि ये हमारे पास वेयर का आंसर है, इसी तरह आपको पता चलेगा किसका आंसर है? वेयर। वेयर ही इज गोइंग या ही इज गोइंग वेयर, तो आप कहेंगे अप द स्टेयर। तो अप द स्टेयर इसका मतलब है आप इसके साथ है। तो ये जो आपकी कंफ्यूजन ये भी मैं दूर कर दूं कि आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो है द स्टेयर के साथ है। चलो, जो टीचर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत इस चीज़ में माहिर होते हैं तो उनको तो पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये 3 लफ्ज़ एक फंक्शन कर रहे हैं। एक लर्नर जो होता है या बिगनर जो होता है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रीपोजिशन है इस लफ्ज़ के साथ बना हुआ है? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेयर का आंसर, हाउ का आंसर, व्हेन का आंसर, इनके जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं? वो एडवर्ब कहलाते हैं। जब वेयर इसका आंसर आ गया अप द स्टेयर, तो ये अब जो है इसके साथ मौजूद है। और जब अब जो है यानी प्रीपोजिशन जो है इनके साथ आ जाए, नाउन के साथ आ जाए, तो वो हमारे पास क्या बनाता है? एडवर्ब फ्रेज बनाता है, एडवर्ब फ्रेज। और उसमें जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है? वो एडवर्ब पार्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब पार्टिकल। ये दूसरी डिफिनेशन, ठीक है। अब आपको जो किताबी बुक इस डिफिनेशन थी वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि वो गलत क्यों थी। वो फंक्शन हो सकती है, डिफिनेशन नहीं हो सकती। डिफिनेशन ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई है। अब हम तीसरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो ली हुई हैं चीज़ें, ये जो किताबी डिफिनेशन है जिस पर लोगों ने लेक्चर या बहुत सारे लेक्चर दिए, मेरे पास इनकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। मैं इनको पिक्चर को देख देख कर जो है उनमें पॉइंट निकाल के आपको बता रहा हूँ। अब जो ये जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में, तो लोगों को इस वजह से समझ नहीं है और लोग रटा लगा रहे हैं। इस वजह समझ नहीं आ रही कि वो जो किताबी डिफिनेशन उनके सामने रख रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं है कि कह क्या रहा है। हालांकि फंक्शनल डिफिनेशन रखनी चाहिए। अब ये फंक्शनल डिफिनेशन है, जब आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि टाइम को। आखिर में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम को। अब टाइम भी हमारे पास यूज एज एडवर्ब पार्टिकल, हम अभी तक इसी में लगे हैं। पॉइंट नंबर 1 पर हम लगे हैं, पॉइंट नंबर 2 पर अभी तक हमने कुछ भी बात नहीं की है। यूज एज एडवर्ब कैसे होता है प्रीपोजिशन, वो बाद में एक टॉपिक है। अच्छा जी, हम टाइम पर लगे हुए। अब टाइम हमारे पास है क्या? वक्त, ठीक। मैं यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ कि ही विल अराइव देश ही विल अराइव सनसेट। अब इसका क्या मतलब है? ही विल अराइव सनसेट। ही विल अराइव सनसेट का ये मार्कर, ही विल अराइव सनसेट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर हम एक चीज को ऐड करेंगे, हम यहाँ पर प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे। ही विल अराइव एट सनसेट, ठीक है। गुरूब आफ्ताब जो होता है, आफ्ताब ही कहते हैं सूरज को, गुरूब आफ्ताब, ठीक है। तो ही विल अराइव एट सनसेट, वो सनसेट जो है ना उसको पहुंचेगा। इसके बजाय आप ये भी कह सकते हैं, आफ्टर भी कह सकते हैं, आप बिफोर भी कह सकते हैं, यानी ये लफ्ज भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ना टेंस को बदल रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट एसेंशियल कुछ भी नहीं बदल रहा। यहाँ पर मैं सिर्फ ये चीज बदल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज चेंज हो रही है? टाइम चेंज हो रहा है। एट सनसेट, ठीक है, गुरूब के वक्त, आफ्टर गुरूब के बाद, बिफोर इससे पहले। तो सिर्फ और सिर्फ जो है मैं टाइम यहाँ पर बदल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ बदला है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। और ये हमारे पास वाजे है कि एट सनसेट व्हेन का आंसर है। व्हेन का आंसर बन गया ना, ठीक है। आफ्टर किसका आंसर है? व्हेन का आंसर है। बिफोर किसका आंसर है? ये भी व्हेन का आंसर है। तो व्हेन, वेयर और हाउ के आंसर क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। बार बार बता दूं ताकि आपको बिल्कुल रट जाए और पक जाए।
एडवर्ब के आंसर होते हैं। अब जब ये एडवर्ब के आंसर है तो इसमें जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ ये हमारे पास क्या होगा, खुद ही पहचान लेंगे आप, ये हमारे पास होगा एडवर्ब पार्टिकल। ये जो प्रीपोजिशन होगा ये हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब पार्टिकल, ये हमारे पास एडवर्ब पार्टिकल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किस चीज में है, रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड टाइम, ये इनके बीच जो है ना रिलेशनशिप है, यानी एक्शन हो रहा है, अराइव हो रहा है, टाइम कौन सा है जो वो अराइव हो रहा है, तो ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा का सारा जो प्रीपोजिशन है इसकी जो डिफिनेशन है वो इस तरीके से होती है और इस तरीके से वो चीज़ें डिस्कस भी हमारे पास हो गई हैं। किस तरीके से डिस्कस हुई हमारे पास, इस तरीके से डिस्कस हो गए हैं कि सबसे पहले हमने इसमें पोजीशन को लिया, पोजीशन के बाद हमने डायरेक्शन को लिया, डायरेक्शन के बाद हमने किस चीज़ को लिया, हमने टाइम को लिया। अब ये तीन चीज़ों हमारे पास डिस्कस हो गई और ये हमारे पास प्रीपोजिशन की डिफिनेशन है। इसका भी एक हिस्सा बाकी है, मैं जल्दी से भी अपलोड कर देता हूँ ताकि साथ में आ जाए, वरना मैं सोचा था लेक्चर नंबर 2 में से अपलोड करूँगा। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तीसरी चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रीपोजिशन को सही तरीके से समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको एक फ़ायदा होगा कि जब हम मुकम्मल प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को प्रीपोजिशन सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं डेली कोशिश करूंगा कि मैं आप प्रीपोजिशन के बारे में एक एक लेक्चर जो है अपलोड करूं और इसकी अपनी प्लेलिस्ट बनाऊं ताकि आपको देखने में और सुनने में आसानी हो। एनीहाउ, अब हम लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं, यूज एज एडवर्ब। एज एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है जी प्रीपोजिशन, ये भी इसकी एक डिफिनेशन है कि यूज एज एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक जुमला लिखता हूँ और शॉर्ट जाता हूँ कि ही या शी लिख लेता हूँ, ही या शी इज लुकिंग चाइल्ड। यहाँ पर देखें जगह मैंने खाली छोड़ दी है, ही और शी इज लुकिंग चाइल्ड। पहली बात आप देखें जी लुक, इसका मीनिंग देखें, लुक का मीनिंग है क्या, लुक बाज लोग कहते हैं कि दिखाई देना, नहीं वो तो लुक एट है। ठीक है, देखना, बाज लोग सॉरी कहते हैं कि देखना, तो देखना जो है वो हमारे पास क्या है, वो तो हमारे पास लुक का मीनिंग जो है देखना अगर है तो फिर लुक एट, देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, देखो देखना ये तब होंगे जब लुक के साथ एट का इस्तेमाल होगा। जब लुक के साथ एट का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो आप इसके मीनिंग कैसे करेंगे। अच्छा, लुक का क्या मतलब है, दिखाई देना, लुक का मतलब है दिखाई देना। ठीक है, ये इसका मतलब है। अच्छा, एक और लुक भी है, लुक, लेकिन उसके बाद हम एक्सप्रेशन जाहिर कर देते हैं, ये लुक। अब यहां पर जो है ना देखो, यहां पर मीनिंग चेंज कर दिया, यहां पर एक्सप्रेशन जाहिर कर दिया इसने। एनी हाउ, टॉपिक ये नहीं है। अब यहां पर ही इज या शी इज लुकिंग फॉर द चाइल्ड, फॉर द चाइल्ड। ठीक है, फॉर द चाइल्ड। अब फॉर का मतलब क्या, यहां पर तलाश करना है कि वो जो है वो बच्चे की तलाश में है। अब यहां पर देखें सिचुएशन चेंज हो, कंसेप्ट आपके सामने आ जाएगा। यहां पर हमारे पास फॉर आ गया, फिर अगर मैं इसको चेंज करता हूं, लुकिंग के साथ लुकिंग को आफ्टर कर देता हूं तो अलग एक चीज आ गई है। ठीक है जी, आप इसके साथ चीजें चेंज करते जाएं, चीजें चेंज करते जाएं, चीजें चेंज करते जाएं तो ये सिचुएशन जो है वो बदलती रहेगी। अब यहां पर जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है तो यहां पर आप देखें ना तो व्हेन का आंसर है, ना वेयर का आंसर है, ना हाउ का आंसर है। ठीक है, वेयर ना उसका आंसर बन रहा है, ना व्हेन का आंसर बन रहा है, ना हाउ का आंसर बन रहा है। हाँ, एक और चीज है, ही इज लुकिंग फॉर द चाइल्ड या ही शी इज लुकिंग फॉर द चाइल्ड। तो आप कहते हैं कि जी मैं कह सकता हूं कि वेयर, वो कहां पर देख रही है, तो फिर लाजिम बात है आपने यहाँ जुमला भी ऐड करना है ना कि इन द ग्राउंड, इन द एट द होम, कुछ ना कुछ जुमला ऐड करना होगा और वहां पर आपने प्रीपोजिशन लगाकर उस जुमले को लिखना होगा ना। ठीक है, कुछ चैंपियन लोग होते हैं जो खुद से फिर अपनी अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर देते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि when he is looking for the child, तो जब लाजिम बात जब when आपने लगा दिया तो आपने टाइम का जिक्र करना है, जुमले में फिर आपने इजाफा करना है, आगे या पीछे जुमले में आपने इजाफा करना होगा। अगर आप इसे एडवर्ब में या एडवर्ब पार्टिकल में लेकर जाएंगे, when और where और how का आंसर बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपने जुमले में या आगे या यहाँ पर जुमले के बाद में आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। आप इसी जुमले को नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये आपका how, why, how, where, how का उसका आंसर नहीं आ सकता when का। बहरहाल जब इनका आंसर ना हो तो लाजिम बात यह हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एडवर्ब ये फ्रेज नहीं कहलाता, क्योंकि ये अलग से फॉर इस्तेमाल हुआ है तो ये हमारे पास बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने फॉर यानी प्रीपोजिशन को एडवर्ब कहा क्यों। मैंने फॉर यानी प्रीपोजिशन को एडवर्ब इसलिए कहा कि अगर आप देखें ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो अगर आप वर्ब की डिफिनेशन देखें तो वर्ब की डिफिनेशन है कि एडवर्ब जो है इसके बारे में बयान करता है। एडवर्ब जो है वो अबाउट वर्ब आपको बताएगा, वह एक्शन के बारे में आपको बताता है। तो लुकिंग फॉर द चाइल्ड, एक्शन आपको क्या हुआ, यहाँ पर देखें एक्शन चेंज हो रहा है, लुकिंग फॉर द चाइल्ड
बच्चे की तलाश कर रहा है, ठीक है। लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, यहाँ पर अब देखभाल वाली सिचुएशन आ गई है। लुकिंग वरीडली या हेटली भी आप क्या कुछ भी आप इसमें यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लुकिंग अंडर द चाइल्ड भी आप कह सकते हैं। बाज़ औक़ात अंडर का लफ्ज हकारत के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, यानी जिसे नफरत कहते हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन हमारे पास चेंज होती जाएगी। यहाँ पर आप प्रीपोजिशन लगाते जाएं, सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, चेंज होती रहेगी हमारे पास। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यह आता है कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड सर्टेन सिचुएशन। रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड सर्टेन सिचुएशन, यानी एक्शन कौन सा हो रहा है और सिचुएशन बदलती जा रही है। सिचुएशन को आप देखिए ना, कॉन्सेप्ट क्या, रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड क्या हो गया, एक्शन हमारे पास सर्टेन सिचुएशन के साथ रिलेट हो गया, यानी हमारे पास एक्शन हो रहा है कि लुकिंग, और ये हमारे पास क्या है, सर्टेन सिचुएशन है, सॉरी सर्टेन सिचुएशन ये हमारे पास है। यहाँ पर आप एड भी लगा सकते हैं, डाउन, या यहाँ पर जो है ना डाउन अपॉन भी लगा सकते हैं, डाउन अपॉन या डाउन एटसेट्रा या अंडर, ये हमारे पास हकारत के लिए, नफरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो आप यहाँ पर जितनी भी देखें, लुक एट द चाइल्ड बच्चे को देख रही है या बच्चे को देख रहा है, फॉर द चाइल्ड बच्चे की तलाश कर रहा है, लुकिंग आफ्टर देखभाल कर रहा है, डाउन अपॉन लुकिंग डाउन अपॉन द चाइल्ड तो बच्चे को हकारत की निगाह से देख रहा है या देख रही है। तो हमारे पास जो सिचुएशन है ना वो चेंज हो रही है। ये जो सिचुएशन हमारे पास है ये चेंज हो रही है, और ये हमारे पास जितनी भी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएंगे ये हमारे पास क्या आएंगे, प्रीपोजिशन तो होंगे लेकिन ये इस्तेमाल होंगे बतौर एडवर्ब। ये हमारे पास बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं। तो बाज़ औक़ात जो प्रीपोजिशन बतौर एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं वो इस बुनियाद पर इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास प्रीपोजिशन यूज एज एडवर्ब पार्टिकल और उसके बाद यूज एज एडवर्ब, ये हमारे पास हो गया। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये लेक्चर काफ़ी लेंथी था और इस बुनियाद पर लेंथी था कि यहाँ पर मैंने मुकम्मल प्रीपोजिशन के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देनी थी कि प्रीपोजिशन हमारे पास होता क्या है। अगर आप इस लेक्चर में प्रीपोजिशन को समझ गए कि ये होता क्या है तो उसके बाद ही जाकर आप प्रीपोजिशन को हल कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, आप लोग डायरेक्टली पूछना शुरू कर देते हैं, ऑन कहाँ इस्तेमाल होता है, अंडर कहाँ इस्तेमाल होता है, अबव कहाँ इस्तेमाल होता है, बीनीथ कहाँ इस्तेमाल होता है, इनटू कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑन टू कहाँ इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्टली इस तरह का जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर मैं आपको अंडर के बारे में बताना शुरू कर दूं तो आपको प्रीपोजिशन का पता नहीं होगा। वहां पर मैं कहूँगा एडवर्ब पार्टिकल, आप कहोगे व्हाट इज एडवर्ब पार्टिकल, मैं वहां पर कहूँगा ये प्रीपोजिशन बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हुआ, आप कहोगे क्यों बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो चीज़ें सही तरीके से समझें। मैंने आपके सामने तमाम बुकिश डिफिनेशन भी रखी हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ये हमारे पास प्रीपोजिशन होता है, इसमें कोई भी नुक्ता हम नहीं छोड़ते हैं। अगर कोई नुक्ता इसमें आप छोड़ दें तो वो आपके लिए सवालिया निशान बन जाता है। जब आपके लिए वो चीज़ सवालिया निशान बन जाती है तो वो चीज़ आपके लिए आपको तंग करती, कंफ्यूज करती। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कहा है कि हमें सिमिलरिटीज बनी डिफरेंशिएट पर जाना चाहिए। सिमिलरिटीज तो ऑलवेज क्रिएट अ कन्फ्यूजन, डिफरेंशिएट जो होता है वो इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसके साथ बाकी जो लेक्चर्स हैं प्रीपोजिशन के बारे में इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़क्तन अपलोड करता रहूँगा। मुकम्मल प्रीपोजिशन इंशाल्लाह सिखा कर ही आपको जाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।